जस्टिस इन द डार्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा फेदो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और वो वेंजो के घर पे आता है। वेंजो खाना बनाता है और वो चुपचाप खाने लगता है। कुछ टाइम के लिए वेंजो खुश होता है कि फेदो अपनी यूजुअल कंप्लेंट्स नहीं कर रहा। वेंजो यूजुअली अपने गेस्ट रूम में सोता था। उसका गेस्ट रूम उसके बाथरूम और फ्रंट डोर के पास है, तो अगर वो लेट भी जागे तो भी वो तैयार हो कि 2 मिनट में घर से बाहर निकल सकता है। वो फेदू के लिए गद्दे मास्टर बेडरूम में ले जा रहा होता है, तो इसकी वजह से फेदू को एक रॉन्ग इम्प्रेशन आती है। वो वेंजो को पीछे से हक करता है। वेंजो अपने कान में उसकी ब्रीदिंग सुन सकता है और उसकी बॉडी इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट नहीं करती। वो फेदू की रिस्ट पकड़ता है और कहता है, मजाक मत करो। फेदू को पता चल गया था कि वेंजो को उसका परफ्यूम बहुत पसंद है, तो जब वो हॉस्पिटल से निकल रहा था तब उसने अपने असिस्टेंट को कहा था कि एक बॉटल लेके आए। फेदू वेंजो की बात अनसुनी कर देता है और कहता है, अच्छे बनने का नाटक मत करो। वेंजो शिवर करता है। फेदू वेंजो को धक्का देता है और वेंजो गद्दे पे गिरता है। फेदू मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तुम्हारे जैसे प्रिटेंड सेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, जो लोग पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, पर यहाँ पे नहीं। वेंजो उसे धक्का देता है और कहता है, गेट ऑफ, हॉस्पिटल से अभी ही निकले हो, मरना चाहते हो क्या? फेदू ने देखा कि वेंजो उसे सिर्फ हाफ हार्टेडली रेजिस्ट कर रहा है। उसने उसे सिर्फ एक लाइट धक्का दिया। वेंजो का हाथ अभी भी उसकी चेस्ट पे है। वेंजो फेदू की हार्ट बीट फील कर सकता है। जब फेदू आईसीयू में था तब एक बार उसका हार्ट स्टॉप भी हो गया था। उसके बाद से वेंजो बार बार फेदू की हार्ट बीट सुनता रहता था। वो सोचता था कि ये वीक हार्ट बीट जल्द ही स्ट्रांग हो जाएगी, और अब जो वो स्ट्रांग हो गई है, वेंजो को थोड़ा अफसोस होता है। वेंजो अपने ख्यालों में खोया होता है और फेदू उसके पास आता है। वेंजो के सारे मसल्स एकदम टेंस हो जाते हैं और वो सांस नहीं ले पाता। फेदू उसके लिप्स के कॉर्नर को टच करता है और कहता है, ऐसे मरने में कुछ गलत नहीं है। वेंजो को मरने वरने के बारे में और कुछ नहीं सुनना था। उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और वो कहता है, बकवास बंद करो। वो अपनी पूरी बात कह सके उससे पहले फेदू उसे किस कर लेता है। वेंजो भी उसे किस करने लगता है। सबकॉन्शियसली उसका हाथ फेदू की बैक पे जाता है और फेदू पेन में रिएक्ट करता है, और वेंजो को पता नहीं क्यों वो आधी आवाज भी नहीं करता। पर ये देख के वेंजो का हेड एकदम क्लियर हो जाता है। उसे नहीं पता कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। एकदम से वो फेदू को टर्न करता है ताकि फेदू की बैक बेड पे आ जाए, और फेदू कुछ रिएक्ट करे उससे पहले उसे अपनी रिस्ट पे कुछ फील होता है और उसे एक क्लिक सुनाई देती है। वेंजो ने उसका लेफ्ट हैंड बेड से हैंडकफ कर लिया था। वेंजो अपनी हार्ट बीट काम करता है, अपने फेस पे एक स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन लाता है और कहता है, शांत हो जाओ। फेदू अपना हेड टिल्ट करता है और अपनी रिस्ट हिलाता है। फेदू हंसता है और कहता है, अभी से ये सब करना चाहते हो? वेंजो अपनी आईज रोल करता है, फेदू को एक ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर वो फेदू के हेड को टैप करता है और कहता है, सो जाओ। प्रेसिडेंट फे ऑफिसर लो की ओर शॉक में देखता रह जाता है। वो कहता है, लो वेंजो, क्या तुम मुझे ऐसे सोने दोगे? ऑफ कोर्स वेंजो ये सब नहीं सोच रहा था। कुछ देर के बाद वो एक ब्लो ड्रायर लेके आता है और वो फेदू के हेयर ड्राई करने लगता है। ये आवाज़ सुन के लो यी गुओ आता है और धीरे से वो दरवाजे में से देखता है कि उसका लिटर बॉक्स अटेंडेंट किसी और को अब्यूज़ कर रहा है, और वो एकदम से वरीड हो जाता है कि अगली बारी उसकी है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मीनवाइल प्रेसिडेंट फे के मुंह में से आवाज़ भी नहीं निकलती। 5 मिनट के बाद वेंजो ने फेदू के सारे बाल ड्राई कर लिए होते हैं। वो उसकी बेड साइड लैम्प ऑफ करता है और कहता है, अब सोने जाओ। फेदू अपने फ्री हैंड से वेंजो को पकड़ता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वेंजो उसकी ओर देखता है और कहता है, अब कौन सी गेम खेल रहे हो मिस्टर 1000 ईयर फॉक्स? वो दोनों स्पीचलेस रह जाते हैं। फिर वो साथ में हंसने लगते हैं। फेदू अपना सर पिलो पे रखता है और उसे नींद आने लगती है। वो पूछता है, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? कुछ देर के लिए वेंजो साइलेंटली बेड पे बैठता है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। फेदू अपनी आंखें खोलता है और पूछता है, तुम पिछले महीनों से क्या कर रहे थे? वेंजो उसकी ओर टर्न होता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा ध्यान इसीलिए रखा क्योंकि तुमने मुझे बॉम्ब से प्रोटेक्ट किया? फेदू अपना जवाब दे उससे पहले वेंजो उसे स्लैप करता है। ओ गधे। फेदू वेंजो की ओर जाता है
वेंजू को एकदम से एक बात याद आती है और वो पूछता है, जब हम जंग काइफांग को पकड़ने गए थे कार में तुमने कहा था कि तुम्हें एक पर्सनल क्वेश्चन है, तुम्हें क्या पूछना था? फेदू उसके बारे में कुछ देर के लिए सोचता है और कहता है, मैं भूल गया, क्या मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कौन सी पोजीशंस पसंद है? वेंजो कहता है, तो तुम्हें ये नहीं पूछना था। जैसे ही फेदू को लगता है कि वेंजो ये क्वेश्चन अवॉइड करेगा, वेंजो अनएक्सपेक्टेडली आंसर देता है। फिर वो पूछता है, प्रेसिडेंट फे, तुम अपना बिजनेस ऐसे चलाते हो क्या? तुम्हारी कंपनी अभी तक बंद क्यों नहीं हो गई? मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ डील करने का, ठीक है? कुछ देर के बाद फेदू कहता है, शू दोंगियो, वो आदमी जिसने उन बच्चों को किडनैप किया था और उनका खून किया था, उसने जहाँ पे बॉडीज डिस्पोज की थी वो लैंड एक कंपनी के प्रोजेक्ट में बिलोंग करता है जिसका नाम था सनशाइन फंड। कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो पाई थी तो ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाया और ये जो जगह थी उसे ऐसे बेरियल ग्राउंड की तरह यूज़ किया। ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब मैं ऐसी बात बताता हूँ जो तुम्हें नहीं पता। ये प्रोजेक्ट का प्लान फे चेंगयू के हाथ में दिया गया था इन्वेस्ट करने के लिए। फे चेंगयू ने इन्वेस्ट तो नहीं किया, उसने कहा कि कोई मैच्योर प्रॉफिट मॉडल नहीं है। वेंजो उसकी बात सुनता है और सोचता है कि कोई मैच्योर प्रॉफिट मॉडल नहीं है, ये उतना अनयूजुअल नहीं है। पर जैसे फेदू ये बात कह रहा है, सबकॉन्शियसली वो एकदम ध्यान देने लगता है। वो कहता है, तुम्हारे डैड सनशाइन फंड से कनेक्टेड है? फेदू कहता है, वो बहुत क्लोज कोऑपरेटिव पार्टनर्स हुआ करते थे। कंपनी को टेक ओवर करने के बाद मैंने उन्हें इन्वेस्टिगेट किया था। पहले तो फे चेंगयू ने उनके पब्लिक वेलफेयर फंड में काफ़ी सारे पैसे डाले थे। अर्ली स्टेजेस में ये कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही इरेगुलर था और उनके अकाउंट्स को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। पर जितना हमें मिला है उसके हिसाब से सनशाइन फंड काफ़ी टाइम से इस्टेब्लिश है और जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं उन सब में से किसी ने भी कोई भी पैसा नहीं बनाया। मैं फे चेंगयू को समझता हूँ। वो बहुत लालची था, समझदार था और अनफीलिंग था। कितने प्रोजेक्ट्स थे जिनको देख के ही तुम कह सकते हो कि एक रिडिकुलस इन्वेस्टमेंट होगा। आई डोंट बिलीव कि वो बार बार बेवकूफ़ बन पाया होगा। वेंजो इसके बारे में कुछ देर के लिए सोचता है और कहता है, और कुछ है? फेदू श्रग करता है और कहता है, नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये सब जानना आसान था? मुझे 2 साल लगे ये कंपनी के इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। एकदम से फेदू अपना एटीट्यूड चेंज कर देता है और कहता है, अब मेरी बारी है तुम्हें कुछ पूछने की। क्या तुम्हें? वेंजो अपने हाथ से उसकी लिप्स ब्लॉक करता है। इसके बारे में सोच लो, तुम एक और अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करना चाहते हो ना? अगर तुम्हें सच में याद नहीं आ रहा तो उस दिन कार में तुमने जो कुछ भी कहा था वो मैं रिपीट कर सकता हूँ। फेदू कुछ देर के लिए साइलेंट रहता है। कुछ देर के बाद वो कहता है, ये पहली बार है कि मुझे इतना एनर्जेटिक कंपेटिटर मिला है। वेंजो उसे उनका टॉपिक चेंज करने नहीं देगा। उसे लगा कि फेदू उस दिन सच में कुछ पूछना चाहता था, पर फिर वो उसे रिग्रेट करने लगा और अब वो उसके बारे में बात करना नहीं चाहता। उस दिन जंग काइफांग का ट्रक आ गया था तो उसे टॉपिक चेंज करने का चांस मिल गया। अगर फेदू को कोई जोक ही बनाना होता तो उसने बोल दिया होता। फेदू कुछ नहीं कहता। वेंजो थोड़ा और वेट करता है और कहता है, ठीक है, तो मुझे कल बता देना। तुरंत ही फेदू कहता है, मैं पूछना चाहता था, ये एक सिली क्वेश्चन है। अगर तुमने इतना इंसिस्ट नहीं किया होता तो मैं भूल गया होता। तुमने नहीं कहा था कि तुम ऐसे कोई इंसान नहीं हो जो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद किसी को सस्पेक्ट करे? तो बस मैं पूछना चाहता था कि तुमने फीलिंग्स कब कन्फेस की और मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? वेंचो अपनी आईब्राउ रेज करता है। तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सटल था। तुम तो लोगों के पंक्चुएशन मार्क में भी मीनिंग ढूंढ लेते हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें सच में नहीं पता या तुम ना जानने का नाटक कर रहे हो? फेदू, उस दिन मेरी मॉम तुम्हारे लिए खाना लेके आई थी, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि क्यों? फेदू स्पीचलेस रह जाता है। वेंजो उसकी चिन पकड़ता है, उसका हेड टिल्ट करता है और कहता है, और तुम आज यहाँ गलत रीजंस की वजह से आए, तुम रहने नहीं वाले थे ना? फेदू फिर से स्पीचलेस रह जाता है। क्लियरली ये सब उसने ही स्टार्ट किया था, पर अब वो इंस्टिंक्टिवली सिर्फ टर्न होके भागना चाहता था। पर जब उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे कह रही हैं कि भाग जा, उसका दिल उसे भागने नहीं देता। उसकी दोनों इम्पल्स को लाइट करती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। वेंजो हंसता है और कहता है, सपने देखते रहो। फिर वो एक ब्लैंकेट लेके आता है
वो फेदू के रिस्ट के अराउंड कॉटन रखता है, लाइट बंद करता है और कहता है, अगर तुम्हें रात में वॉशरूम जाना हो तो मुझे जगा देना, अब सो जाओ। 2 महीने तक हॉस्पिटल में रह के फेदू ने अपनी पूरी जिंदगी की नींद ले ली थी। अभी उसे नींद आ रही होती है, पर वो सोच में पड़ जाता है तो उसकी नींद चली जाती है। वेंजो उसके बाजू में एकदम प्यार से सो गया होता है। फेदू अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में अरेंज करता है और सोचने लगता है कि उसका अगला स्टेप क्या होगा और उसने क्या क्या वेंजो को बताया और अभी ऐसा क्या है जो उसने नहीं बताया। जंग काइफांग के बॉम्ब की वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच में तो पहुंच गया, पर उसकी वजह से उसके कितने प्लान्स भी बिगड़ गए। जब वो हॉस्पिटल में था तब पिक्चर एल्बम प्रोजेक्ट को अपना कॉन्टैक्ट पर्सन चेंज करना पड़ा था और ये इंसान बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल था, जिसकी वजह से अभी पिक्चर एल्बम प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि जो क्लैन के केस की वजह से ये जो लोग जिन्होंने अपने काम हमेशा से छुपा के रखा था वो अभी पब्लिक में आ गए थे। उन्होंने किसी ना किसी तरह से सारी बात वापस छुपा दी, पर जो लोग ध्यान दे रहे थे वो अब सस्पिशियस है। ऑफ कोर्स फेदू के लिए ये नेसेसरीली कोई बुरी बात नहीं थी, पर अब जो पुलिस अलर्ट पे थी तो उसके ओरिजिनल प्लान में रुकावट आ सकती है। और फिर लुओ वेंजो भी है। हाँ, अगर वो उसके हज़ारों कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स भूल भी जाए तो भी एक छोटी सी बात है जिसकी वजह से फेदू को एक डिफ़िकल्ट चॉइस करनी होगी। आज तो वो वेंजो के घर पे था, पर कल क्या उसे यहाँ पे ऐसे ही रहना चाहिए या फिर उसे भाग जाना चाहिए? फेदू अपने नेचर से तो एक अकेला इंसान है और उसने लोगों का दिल जीतना तो सीखा है, पर किसी ने भी उसे नहीं सिखाया कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। अपने फ्यूचर के बारे में सोच के फेदू को एकदम से एंजाइटी हो जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक वो अपना हाथ छुड़ा के नंगे पाँव यहाँ से भाग क्यों नहीं गया, पर किस्मत से उसके शोल्डर और चेस्ट में फिर से दर्द होने लगता है जो उसके हजारों थॉट्स को इंटरप्ट कर देता है। कुछ देर के बाद फेदू सो जाता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही उसे नींद आ रही थी वेंजो जाग जाता है और फेदू का हैंडकफ खोल देता है। कुछ देर के बाद वेंजो वापस सोने का ट्राई करता है। वो फेदू की ओर देखता है जैसे वो उसे स्टडी कर रहा हो। वो फेदू के पास आता है और उसे लाइटली किस करता है। वो सोचता है कि ऐसा सब वो चोरी छुपा के ही कर सकता है, नहीं तो ये जोकर उस पे ही चढ़ जाएगा। वेंजो उसे अपने पास लाता है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह के 6 बजे होते हैं और एक महाराजा आके फेदू पे चढ़ जाते हैं। आधी नींद में फेदू अपना हाथ ईगो पे रखता है और वो फ्रीज हो जाता है। एकदम से फेदू सीधा बैठ जाता है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। उसके हाथ और पैर नम हो जाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका नेक कोई स्क्वीज कर रहा हो, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता। फेदू की ये एक्शन से ईगो सरप्राइज होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और वेंजो को जगाते हैं। वेंजो आधी नींद में कहता है, अरे अभी ये सब छोड़ो, मुझे सोने दो। इसके बाद फेदू अपने आप को रिलैक्स करता है और ठीक से जाग जाता है। ईगो एक चेयर के नीचे चला गया होता है और फेदू की ओर देख रहा होता है। फेदू उसकी ओर देखता है, फिर वेंजो की ओर देखता है, फिर आवाज़ किए बिना वो बेड से खड़ा होता है और बेडरूम से निकल जाता है। ईगो को लगता है कि उसके लिटर साफ करने वाले को ये विलन ने मार दिया, तो बेड पे जाके इन्वेस्टिगेट करता है। वो देखता है कि उसका लिटर बॉक्स साफ करने वाला अभी भी सांस ले रहा है, तो वो रिलैक्स हो जाता है। वो बेडरूम के बाहर जाता है ताकि अपने दुश्मन पे नज़र रख सके, पर ये दुश्मन ने उसके स्क्रैचिंग पोस्ट पे कब्जा नहीं किया था, ना ही तो उसने उसका बेड चुरा लिया था। वो बस बालकनी के बाहर देख रहा था। ईगो सोचता है कि उसे उसके पास जाना चाहिए या नहीं, और उतने में उसे रियलाइज़ होता है कि फेदू काफ़ी टाइम से बालकनी के बाहर देख रहा है। फेदू को आज भी याद है कि जब ये बिल्ली छोटी थी तब वो कैसी थी। उस टाइम पे वो एक किटन थी और ऐसी लगती थी जैसे उसका सर उसकी बॉडी के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो। उसका एक्सप्रेशन हमेशा कंफ्यूज ही होता था। तावरान के कहने की वजह से वो ना चाहते हुए भी ये छोटी बिल्ली को अपने अपार्टमेंट पे ले गया था। वो उसे हर रोज़ खाना और पानी देता था, पर उसके सिवाय उसे उसकी कोई पड़ी नहीं थी। वो किटन नेचुरली क्लिंगी थी। फेदू उसे इग्नोर करे तो भी वो बार बार कडल करने आती थी। अगर फेदू उस पर ध्यान ना दे तो वो चिल्लाने लगती थी। एक दिन वो ऐसे ही अटेंशन मांग रही थी, तब एकदम से फे चेंगियो आ गया था।
चाबियों की आवाज सुनते ही फेदू ने वो किटन को उठा के एक ड्रॉवर में फेंक दिया। उसने जैसे ही ड्रॉवर बंद किया था तभी वो आदमी अंदर आ जाता है। फेदू एकदम कामली अपनी स्टडी की ओर जाता है, जैसे वो अभी पढ़ाई कर रहा हो और दरवाजे की आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो गया हो। तो भी फे चेंगयू को कैट फूड और लिटर बॉक्स वो अपार्टमेंट में मिल गए। फॉर्चुनेटली उसने अभी ही लिटर बॉक्स साफ किया था और अभी कैट फूड निकाला नहीं था। फे चेंगयू उसे पूछता है, कौन सा पेट रखा है तुमने? फेदू कुछ ध्यान दिए बिना कहता है, एक बिल्ली, वो पुलिस ऑफिसर ने मुझे दी। फे चेंगयू उसकी ओर बड़े इंटरेस्ट से देखता है। वो पुलिस ऑफिसर को छोटे बच्चों में बहुत इंटरेस्ट है। ये बिल्ली कहाँ है, दिखाओ मुझे। फेदू उसकी ओर देखता है और हंसने लगता है। फिर वो अपना हाथ आगे करता है जिसपे कुछ कैट हेयर्स होते हैं और कहता है, ये रही। इतना देख के फे चेंगयू और कुछ नहीं कहता। वो सिर्फ उसे शांति से समझाता है और उसे कहता है कि वो उसके जैसे ही दूसरी कैट लेके आए और वो पुलिस ऑफिसर को वापस दे दे। अगर वो एक पुलिस ऑफिसर का दोस्त बन सकता है तो उसके फ्यूचर के लिए फ़ायदा होगा। फेदू अपनी बुक से ऊपर नहीं देखता, जैसे इस बात में उसे कोई इंटरेस्ट ही ना हो। अपना फेवरेट काम इंस्पेक्ट करके फे चेंगयू खुशी से अपने घर जाता है। ये फेदू का पहला रिबेलियन था, उसका पहला डिसेप्शन। पहली बार जब उसे पता चला कि इस दुनिया में कोई भी सब कुछ नहीं जानता और एक डीमन भी उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस से ट्रिक हो सकता है। आज वो छोटा सा किटन एक बहुत बड़ा बिल्ला बन गया था। फेदू खड़ा होता है और ये गुओ का कैट फूड उसके बोल में भरता है। वेंजो को 8:30 तक ऑफिस पे पहुंचना होता है। अगर वो 8:10 तक जाग जाता है तो वो ऑलरेडी अच्छा है, पर आज उसकी आंखें 8 बजे से पहले खुल जाती है। वो फील करता है कि उसके बाजू में कोई नहीं है और सीधा बैठ जाता है। वो कुछ देर के लिए उसके बेड को ही देखता रहता है और फिर वो जल्दी में बाहर आता है। फेदू को बालकनी में कॉफ़ी पीते हुए देख के वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पे एक कॉफ़ी और कुछ सैंडविचेस पड़े हैं। फेदू सुबह सुबह ये खरीदने गया होगा। ये गुओ के बोल में अभी भी कैट फूड होता है। वेंजो कहता है, इतने जल्दी जाग गए? वो फेदू के पास आता है और उसके हाथ में से कॉफ़ी ले लेता है। किसने कहा तुम ये पी सकते हो? तुम किचन में जाओ, लेफ्ट हैंड कैबिनेट पे दूध पड़ा है। फेदू अपनी वॉच पे पॉइंट करके कहता है, तुम लेट हो जाओगे। वेंजो जल्दी से तैयार हो जाता है। वो सैंडविच खा रहा होता है और फेदू की ओर देख के कहता है, आज तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुन के फेदू दूध का ग्लास नीचे रखता है। उसका एक्सप्रेशन ऑकवर्ड हो जाता है, जैसे वो अपने एग्ज़ाम रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहा हो। वेंजो एकदम से नर्वस हो जाता है। उसे डर था कि फेदू कहेगा कि हाँ ये बस हो गया, अब मैं घर जाता हूँ। पर फेदू कहता है, तुम्हारे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्किंग स्पॉट तो नहीं है ना? वेंजो का दिल वापस उसकी चेस्ट में बैठ जाता है। उसका मूड इतना अच्छा था कि वो मुस्कुराने लगता है। उसका एक्सप्रेशन देख के फेदू सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी जगह पे अच्छा पार्किंग होगा। फिर वेंजो खुशी से कहता है, हाँ तुम सही हो, यहाँ पे पार्किंग नहीं है। फेदू एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, इसको क्या प्रॉब्लम है? वेंजो अपनी कार कीज फेदू की ओर फेंकता है। कुछ दिनों के लिए मेरी ही कार ले जाओ, वीकेंड आने पे मैं तुम्हें एक जगह दिलवा दूंगा। और हाँ, एक ही जगह मिलेगी, तुम्हारी पूरी बारात लेके मत आ जाना। फेदू कहता है, तुम्हारा क्या? वेंजो सिर्फ उसकी ओर वेव करता है। फिर वो बेसमेंट में जाता है, अपनी साइकिल लेके ऑफिस के लिए निकलता है। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का 16th एपिसोड ख़त्म होता है। नाउ ये जो एपिसोड है उसमें एट द एंड ऑफ इट दे टैग इन समथिंग जो बुक में अभी थोड़े टाइम के बाद आने वाला है। आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू वेरी क्विकली, क्योंकि दोनों का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है और इसकी वजह से सीन अलग बनता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि फेदू को वेंजो की डेस्क पे उसके मेंटर का फ़ोटो मिलता है। उसे याद आता है कि चीफ दू के डेस्क पे भी इस इंसान का फ़ोटो है और चीफ दू के डेस्क पे जो फ़ोटो होता है वो एक ग्रुप फ़ोटो होता है और वो ऐसे अरेंज होता है कि एक आदमी उसमें कट कर दिया है। फेदू 0 डिग्री एम्पैथी / पिक्चर एल्बम प्रोजेक्ट जो है उसका जो फर्स्ट वर्जन था उसके बारे में रिसर्च करता है और उसे कितने लोग मिलते हैं जो ये प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है और उनमें से एक उसकी साइकाइट्रिस्ट है और उसकी साइकाइट्रिस्ट के हस्बैंड जो उसके मेंटर है वो भी वो लिस्ट में है। वो दूजिया को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि क्या उसके मेंटर और दू ग्रुप के बीच में कोई कनेक्शन है।
ना ये पार्ट ज़्यादा प्लॉट रेलेवेंट नहीं था, इसमें ज़्यादा फ्लफ है, बट द फ्लफ इज़ सो गुड। लाइक जब वेंजो फेदू के हाथ में से कॉफ़ी ले लेता है और उसे कहता है कि तुम दूध पियो, फेदू उसकी बात मान भी जाता है। एंड वो जो थोड़ा सा पैनिक होता है जब रात में कि यार मैं भाग क्यों नहीं जाता, यार मैं ये अपना हाथ छुड़ा के ऐसे जैसे आधा ड्रेस्ड हूँ, विंडो में से कूद के मैं भाग क्यों नहीं जाता। एंड इट्स सो क्यूट। फेदू फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज एक्सपीरियंसिंग दिस, और तो और उसके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, एंड ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उसके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। उसे पता है कि किसी ने भी उसके लिए अच्छी रिलेशनशिप्स मॉडल नहीं की है। लाइक एटलीस्ट वेंजो के पास उसके पेरेंट्स है जिन्होंने एक अच्छी रिलेशनशिप कैसी होती है वो उसके लिए मॉडल किया है। फेदू के पास ऐसा कोई नहीं है। हिज फादर इज़ बेसिकली अ साइकोपैथ। लाइक जब फेदू अपना हाथ आगे करके दिखाता है कि मेरे हाथ में कैट फर है, देर बाय इम्प्लाइंग कि उसने वो बिल्ली को मार दिया, उसकी वजह से उसके हाथ पे कैट फर है। एंड फे चेंग्यू इतना खुश होता है, उसके दिल में इतना गर्व होता है। आई एम लाइक, यू साइकोपैथ। इट्स ऑलमोस्ट अमेजिंग बिकॉज ऑफ हाउ डिस्गस्टिंग इट इज़। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।